नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम है चैन सिंह और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत ढेर सारी लाखों बधाइयाँ। तो इको स्टडी चैनल की जितनी भी फैमिली हो चुकी है सभी को मेरी ओर से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ हैं। और इसके साथ साथ आज मैं आपसे एक निवेदन भी करना चाहूँगा कि यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं, जो टॉपिक हम पढ़ते हैं वो समझ में आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसके बाद वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर फैलाएं ताकि वो भी वीडियो को देख सकें। और यदि उन्हें मेरी वीडियो के द्वारा कोई सहायता मिलती है स्टडी करने में तो फिर ताकि वो भी लाभ ले सकें। बस इतना ही मैं कहना चाहता था। इसके बाद आज हम किसी टॉपिक पर तो बात नहीं करने वाले हैं, लेकिन पहले जो हमने पढ़ लिया है जैसे कि तटस्थता वक्र अभी हम पढ़ रहे थे और उसके द्वारा हमने उपभोक्ता संतुलन समझा। तो इसके जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिसे हम MCQ बोलते हैं, और पहले जो हमने एक चैप्टर छोड़ दिया है जिसमें हमने सम सीमांत उपयोगिता नियम पढ़ा हुआ है, तो उसके जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उन सभी पर चर्चा करने वाले हैं, उनको समझने वाले हैं कि किस प्रकार से उसका आंसर देंगे। और इससे क्या होता है कि एक तो हमें आंसर भी मिल जाते हैं, समझ में आ जाते हैं यदि कोई कन्फ्यूजन रहता है। इसके अलावा एक प्रकार से हमारा रिवीजन हो जाता है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है, मार्शल ने सम सीमांत उपयोगिता नियम का कथन दिया है, वस्तु के संदर्भ में दिया है। जो उसके ऑब्जेक्टिव में दिए हैं 4 उत्तर, उनमें से एक हमें चुनना है। पहला है वस्तु के संबंध में, मुद्रा के संबंध में, उपर्युक्त दोनों के संबंध में, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो वस्तुओं के संबंध में दिया है या मुद्रा के संबंध में दिया है। तो मार्शल ने जो सम सीमांत उपयोगिता का नियम है इसका प्रतिपादन तो किसने किया है? गोसेन ने किया है। लेकिन जो इसका कथन है वो हमने पढ़ा हुआ था, किसके संदर्भ में दिया है? एक वस्तु के संदर्भ में दिया है जिसके वैकल्पिक प्रयोग हैं। वैकल्पिक प्रयोग के तौर पे हम मुद्रा को ले सकते हैं, इसलिए हमने मुद्रा को उसमें समझा था, लेकिन दिया किसके तौर पर है उन्होंने? वस्तु के लिए। तो पहला आंसर क्या होगा? वस्तु के संबंध में। पहले क्वेश्चन का आंसर फिर क्या होगा इसका? वस्तु के संदर्भ में, ये वाला हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहते हैं गोसेन का पहला नियम, गोसेन का दूसरा नियम, गोसेन का तीसरा नियम, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमने जब उपयोगिता ह्रास नियम पढ़ा, सम सीमांत उपयोगिता नियम पढ़ा, तो दोनों में उसके प्रतिपादक कौन था इस पर बात की थी। तो गोसेन का जो पहला नियम था वो था उपयोगिता ह्रास नियम, और दूसरा नियम क्या था? सम सीमांत उपयोगिता नियम। तो इसका सही आंसर फिर क्या होगा? सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहते हैं, क्या कहते हैं? दूसरा गोसेन का दूसरा नियम कहते हैं। पहला नियम उपयोगिता ह्रास नियम, दूसरा सम सीमांत उपयोगिता नियम, तो इसको दूसरा नियम कहते हैं। तो कहाँ पर है? गोसेन का पहला नियम नहीं होगा, गोसेन का दूसरा नियम हाँ ये है, तो सेकंड वाला इसका आंसर होगा। इसको हम क्या कर लेते हैं? मार्क कर लेते हैं। ये हो गया। अब आ जाते हैं तीसरे प्रश्न पर। सम सीमांत उपयोगिता नियम की मान्यता है। हमने जो सम सीमांत उपयोगिता नियम पढ़ा हुआ था उसकी कुछ मान्यताएं ली थी, तो वो मान्यताएं कौन कौन सी हैं, या जो नीचे 4 विकल्प दिए हैं उनमें से कौन सी मान्यता है, तो वो हमें चुनना है। तो देखते हम क्या क्या दी हैं। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता समान रहती है, तो ये हमने पढ़ा हुआ है। जब सम सीमांत उपयोगिता नियम पढ़ा तो उसकी जब मान्यता ली थी तो हमने ये जाना था, उसमें हम ये मान के चले थे कि मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता रहती है वह समान रहती है। उसके बाद उपभोक्ता की आय व रुचि में कोई परिवर्तन ना हो, तो ये भी हमने पढ़ा है। सम सीमांत उपयोगिता नियम पढ़ते समय ये भी मान्यता हम लेके चले थे कि उपभोक्ता की जो आय है, रुचि है, फैशन है, और उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपयोगिता की माप मुद्रा रूपी पैमाने से मापना संभव है, तो ये भी हम समझा है, हमने पढ़ा है। तो ये तीनों ही सम सीमांत उपयोगिता नियम की मान्यताएं हैं। फिर चौथा देखिए, चौथा क्या है? उपर्युक्त सभी। तो ऊपर जो 3 दी हुई हैं तीनों ही सत्य हैं, तो आंसर कौन सा होगा फिर? उपर्युक्त सभी, यानी कि चौथा वाला सही आंसर कौन सा होगा? जो चौथे नंबर पर दिया है। तो सम सीमांत उपयोगिता नियम की मान्यताएं हैं, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता समान रहती है, ये भी मान्यता है। उपभोक्ता की आय व रुचि में कोई परिवर्तन ना हो, ये भी मान्यता है। और
उपयोगिता की माप को मुद्रा रूपी पैमाने से मापना संभव है, ये भी उसकी मान्यता है। तो उपर्युक्त सभी, ये चौथा वाला सही होगा। इसके बाद चौथे प्रश्न पर आ जाते हैं। उपभोक्ता के संतुलन को व्यक्त करता है। उपभोक्ता के संतुलन को व्यक्त करता है, क्या व्यक्त करता है? उपयोगिता ह्रास नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, उपभोक्ता की बचत, उपर्युक्त सभी। तो उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या कौन करता है या कौन व्यक्त करता है? तो सम सीमांत उपयोगिता नियम में हमने ये पढ़ा हुआ है कि उपभोक्ता की जो संतुलन की व्याख्या होती है, जो स्थिति होती है, उसकी व्याख्या कौन करता है? सम सीमांत उपयोगिता नियम करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहला वाला तो क्या है? उपयोगिता ह्रास नियम। तो इसकी व्याख्या थोड़ी अलग है और सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या करता है? ये उपभोक्ता की संतुलन की व्याख्या करता है। तो सही आंसर तो होगा हमारा सम सीमांत उपयोगिता नियम। उपभोक्ता की बचत, ये अभी हमने नहीं पढ़ा है। उपर्युक्त सभी केवल ये वाला है, तो उपर्युक्त सभी वाला भी नहीं होगा, सेकंड नंबर का सही होगा। इसके बाद पांचवे पर आते हैं। तटस्थता वक्रों का प्रयोग सर्वप्रथम 1881 में किया था। चार ऑप्शन देखिए, एजवर्थ द्वारा, पेरेटो द्वारा, मेयर्स द्वारा या हिक्स के द्वारा। मतलब किसके द्वारा सर्वप्रथम तटस्थता वक्रों का प्रयोग किया गया या तटस्थता रेखाओं का प्रयोग किया गया? तो हमने जब तटस्थता वक्र को पढ़ा था तो उस क्लास में हमने ये समझा था, जाना था कि 1881 में एजवर्थ के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था मैथमेटिकल फिजिक्स। उसमें उन्होंने तटस्थता रेखाओं का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन देख लें, एजवर्थ का होगा। तो एजवर्थ मतलब उसका आंसर होगा। तो इसमें देखें ऑप्शन में फर्स्ट नंबर पर है एजवर्थ द्वारा, दूसरे नंबर पर पेरेटो द्वारा, तीसरे नंबर पर मेयर्स के द्वारा और चौथे नंबर पर हिक्स के द्वारा। तो हमने पढ़ा क्या है? एजवर्थ के द्वारा। तो जो पहला वाला है, फर्स्ट वाला, ये क्या होगा? राइट आंसर होगा। छठे नंबर पर आइए। तटस्थता वक्र प्राथमिकता विश्लेषण पर आधारित है। किस पर है? प्राथमिकता विश्लेषण पर। मतलब उपभोक्ता किसको प्राथमिकता देगा। इसके बाद ये जो दृष्टिकोण है प्राथमिकता वाला, ये कौन सा है? ये प्रश्न पूछ रहा है। अब उसके ऑप्शन दिए हैं चार। संख्यात्मक दृष्टिकोण है, क्रमवाचक दृष्टिकोण है, उपर्युक्त दोनों है या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं है। तो जब हमने ये पढ़ा, तटस्थता वक्र पढ़ा, उसके जो परिचय हमने लिया था, परिचय में हमने जाना है कि जो तटस्थता वक्र होता है उसको हम क्रमवाचक सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत भी कहते हैं। तो क्रमवाचक रीति के अंतर्गत हम ये जान रहे हैं। जब अब आगे वाली जो हम क्लास लेने वाले हैं उपभोक्ता का व्यवहार, उसमें हम समझेंगे कि कौन सी जो हम अभी तक जो पढ़ चुके हैं, उपयोगिता ह्रास नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, तटस्थता वक्र, ये क्या है? ये सभी उपभोक्ता के व्यवहार में शामिल हैं। आगे हम क्लास लेंगे तो और अच्छे से जान लेंगे। और उसके अंदर ये सभी का जो गणना की जाती है, इनका जो विवेचना की जाती है, जो हम पढ़ते हैं इन सभी को, ये दोनों रीतियों के अंतर्गत पढ़ते हैं, एक गणनावाचक रीति और एक क्रमवाचक रीति। तो ये जो तटस्थता वक्र है ये पढ़ा जाता है क्रमवाचक रीति के अंतर्गत। जब हमने क्लास ली थी तब इस पर भी बात की थी कि कौन सी रीति के अंतर्गत ये हम पढ़ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है क्रमवाचक, यानी सेकंड नंबर का। पहला है संख्यात्मक, तो ये भी नहीं है। दूसरा क्रमवाचक ये है, तो ये तो सही आंसर है हमारा, इसको हम मार्क करेंगे। उपर्युक्त दोनों, ये भी छोड़ दीजिए, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये भी छोड़ दीजिए। जब तीसरा वाला सही है तो फिर नीचे वाले दोनों का कोई मतलब नहीं है। सातवें नंबर पर आते हैं। तटस्थता वक्र प्रत्येक बिंदु पर वैसे तटस्थता वक्र क्या दिखाता है? दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दिखाता है जिस पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। अब आगे देखें इसके ऑप्शन में क्या दिया है। यहाँ पर प्रश्न समझ में नहीं आया। तटस्थता वक्र प्रत्येक बिंदु पर, अब आगे क्या होता है वो हमें ऑप्शन से समझ में आ जाएगा। समान संतुष्टि बताता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। असमान संतुष्टि बताता है, घटती हुई संतुष्टि बताता है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो तटस्थता वक्र जो होता है वो सभी संयोगों पर समान संतुष्टि बताता है। तो पहला ही हमारा जो ऑप्शन है ये क्या होगा? सही आंसर होगा। इसके बाद यहां पर आ जाते हैं आगे। तटस्थता वक्रों की विशेषता होती है।
तो तटस्थता वक्रों की विशेषताएं हमने पढ़ी हुई हैं। यदि आपने ये वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाएं, और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसके बाद चैनल की जो प्ले लिस्ट है उसमें जाइए, उसमें आपको तटस्थता वक्र की जितनी भी जो वीडियो हैं उसमें पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 3 इस प्रकार से डला हुआ है। तो एक एक करके वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको विशेषताओं वाली वीडियो मिल जाएगी। उसमें जो विशेषताएं बताई हैं उनको आप देख सकते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं इसमें क्या पूछ रहा है, तटस्थता वक्रों की विशेषता होती है, क्या होती है। अब कोई एक विशेषता दी होगी तो उस पर टिक करेंगे, सभी दी होंगी तो उन सभी को आंसर में देंगे हम। तो देखते हैं कि नहीं। पहला है बाएं से दाएं नीचे की ओर झुके हुए होते हैं, ये सही है। ये विशेषताओं में हमने पढ़ा है कि जो तटस्थता वक्र होता है वो बाएं से दाएं इस प्रकार से झुका हुआ होता है, और मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर भी होते हैं, ये भी पढ़ा है। तो मतलब पहली भी विशेषता है, सेकंड भी विशेषता है। तीसरी क्या है, यह कभी एक दूसरे को नहीं काटते, तो तीसरी भी सही है। मतलब तीनों ऑप्शन तो सही है। आप टिक किसको करें, तो चौथा वाला क्या है, उपर्युक्त सभी, मतलब ऊपर की तीनों सही हैं तो फिर हम चौथे वाले को क्या कर देंगे, जो जिसमें दिया है उपर्युक्त सभी, मतलब कि ये वाला हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं 90 नंबर पर, उपभोक्ता के संतुलन हेतु ज्ञात होना चाहिए। उपभोक्ता का जो संतुलन की क्लास थी, मतलब कि इससे पहले वाला वीडियो, उसमें हमने पढ़ा हुआ है, सबसे पहले ही बात की थी कि उपभोक्ता का संतुलन यदि हम तटस्थता वक्र के द्वारा दिखा रहे हैं तो उसके लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, एक तटस्थता मानचित्र की और दूसरी बजट रेखा की या फिर कीमत रेखा की। तो देखते हैं इसमें है दोनों की नहीं है। उपभोक्ता के संतुलन हेतु ज्ञात होना चाहिए, एक तो तटस्थता मानचित्र, ठीक है, मानचित्र उपस्थित है, बजट रेखा, ठीक है, तो ये भी दोनों सही है। तीसरा है उपर्युक्त दोनों, हाँ दोनों की जरूरत है, तो तीसरा भी सही है। उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो ये गलत है। अब ये तीनों सही हैं तो हम आंसर वो देंगे जिसमें दोनों का जिक्र हो। तो तीसरे वाले में उपर्युक्त दोनों, मतलब ऊपर के दोनों ही सही हैं, तो हम आंसर देंगे ये राइट वाला कौन सा होगा हमारा, तीसरे नंबर का उपर्युक्त दोनों। उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां पर क्या होता है, जब कीमत रेखा को स्पर्श करता है वहां पर उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब ये पॉइंट इसमें है, इसके ऑब्जेक्टिव में है कि नहीं है, देखते हैं। बजट रेखा तटस्थता वक्र को काटती हुई हो, तटस्थता वक्र को काटती हुई हो, तो ये पढ़ा है क्या, गलत हो जाएगा। स्पर्श करती हो, काटती ना हो। बजट रेखा तटस्थता वक्र को स्पर्श करती हो, तो दूसरा वाला सही है हमारा, सही है। बजट रेखा तटस्थता वक्र से नीचे की ओर छूती हो, ये भी गलत है। पहला भी गलत है, दूसरा सही है, तीसरा भी गलत है, चौथा क्या दिया है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो ये भी फिर गलत है क्योंकि दूसरा वाला हमारा सही है। तो चुनाव किसका करेंगे हम, सेकंड वाले का। सेकंड वाले में क्या है, बजट रेखा तटस्थता वक्र को स्पर्श करती हो तब उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होता है। इसके आगे चलिए, उपभोक्ता की मौद्रिक आय बढ़ जाने पर तथा अन्य बातें समान रहने पर कीमत रेखा, क्या जो हमने पढ़ा हुआ है परिवर्तन, इससे पहले की जो क्लास है उसमें देखिए बजट रेखा हमने पढ़ी हुई है, बजट रेखा या कीमत रेखा। तो बजट रेखा या कीमत रेखा में जो परिवर्तन होता है दो कारणों से होता है, एक तो उपभोक्ता की आय में कमी या वृद्धि से, और दूसरा वस्तुओं की, जिन वस्तुओं को वह उपभोग कर रहा है उन वस्तुओं की कीमतों में कमी या वृद्धि से। तो दोनों से हमने समझा हुआ है, और एक कंडीशन और समझी थी कि किसी एक वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि हो और दूसरी में स्थिरता हो, तो भी हमने समझा। तीनों कंडीशन से हमने उसमें परिवर्तन समझा था। तो उनमें से देखिए एक पूछ लिया है, क्या पूछ लिया है कि उपभोक्ता की मौद्रिक आय बढ़ जाने पर हमने समझा हुआ है क्या होता है, बढ़ जाने पर उपभोक्ता अधिक वस्तुओं का क्रय कर सकता है, तो क्या हो जाएगी फिर बजट रेखा उससे आगे बढ़ जाएगी, मतलब दाएं तरफ खिसक जाएगी। अन्य बातें समान रहने पर मतलब कि कीमत स्थिर है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। अपरिवर्तित रहेगी, गलत है, उसमें परिवर्तन होगा। दूसरी है उसकी ढाल बदल जाएगी, ढाल से कोई मतलब नहीं है, हमने पढ़ाई नहीं है, ढाल नहीं समझा उसमें, उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद समांतर बाएं खिसक जाएगी। समांतर मतलब कि जो पहले है, जैसे ये बन रही है
ये कीमत रेखा बन रही थी हमारी, अगर इसके ऐसी है मतलब इसके समांतर है, तो बायां भाग तो ये होता है, भाग इस तरफ और दायां भाग इस तरफ। तो बाएं यदि बढ़ेगी तो यदि जो उपभोक्ता की आय है वह बढ़ेगी तो दाएं तरफ खिसकेगी, और यदि आय कम होगी तो फिर बाएं तरफ खिसकेगी। समांतर बाएं, आय बढ़ रही है तो बाएं नहीं खिसकेगी, तो तीसरा वाला भी गलत हो जाएगा। चौथे वाले पर आ जाइए, समांतर दाएं खिसक जाएगी, तो ये सही हो जाएगा। तो हम चुनाव किसका करेंगे? चौथे वाले ऑप्शन का, जो है कि उपभोक्ता की मौद्रिक आय बढ़ जाने पर अन्य बातें समान रहती हैं, तो जो कीमत रेखा है वह समांतर दाएं की ओर खिसक जाएगी। इसके बाद 12वां प्रश्न देखिए, बजट रेखा को कितने अनधिमान वक्र स्पर्श करते हुए हो सकते हैं? तो अनधिमान वक्र तो कई सारे बन सकते हैं, जिसे हम तटस्थता मानचित्र भी कहते हैं। और जो बजट रेखा होती है वह किसी एक वक्र को स्पर्श कर सकती है, सभी को स्पर्श नहीं कर सकती। जहां पर उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होता है, मतलब वह एक कोई सा संयोग होगा जहां पर बजट रेखा जो है तटस्थता मानचित्र पर किसी एक तटस्थता वक्र को टच करेगी। तो उसका आंसर क्या होगा? एक होना चाहिए। ऑप्शन में देखें एक है कि नहीं। पहला है एक वक्र, दूसरा है दो वक्र, तीसरा है अनेक, और चौथा क्या है? तटस्थता वक्र के आधार पर निर्भर है। तो पहला ही हमारा सही है, तो चुनाव किसका करेंगे हम? पहले नंबर का, जो फर्स्ट नंबर का आंसर है उसका हम चुनाव कर लेंगे, बाकी हम छोड़ देंगे। दो वक्रों पर टच नहीं करती है, टच करेगी तो वो है उसको क्रॉस करती हुई होगी, स्पर्श नहीं करेगी। टच करना, स्पर्श करना अलग है और उसको काटना अलग है। अनेक पर नहीं करेगी, ये आधार पर निर्भर करेगा, आईसी वक्र मतलब कि तटस्थता वक्र के आधार पर निर्भर करेगा, तो वो भी हमें नहीं करना है, छोड़ दीजिए उसको भी। अब आ जाइए 13वें नंबर पर, तटस्थता वक्र का झुकाव रहता है, किस प्रकार का झुकाव रहता है? नीचे की ओर रहता है, मतलब कि घटता हुआ रहता है। इसमें देखें कीमत अनुपात में नहीं पढ़ा, तटस्थता वक्र के अंतर्गत हमने कीमत अनुपात पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा। घटता हुआ ये पढ़ा है। इसके बाद घटक प्रतिस्थापन भी नहीं पढ़ा। सीमांत उपयोगिता पढ़ा हुआ है। सीमांत उपयोगिता उस पर लागू होती है, लेकिन उसके जो झुकाव रहता है वो उसके कारण नहीं होता। सीमांत प्रतिस्थापन जो दर है उसके कारण जो तटस्थता वक्र रहता है वह कैसा होता है? उन्नतोदर होता है। उन्नतोदर होता है मतलब कि एक कमान के समान, धनुष के समान रहता है। इस प्रकार से जैसा कि धनुष बनाते हैं, यदि हम एक लकड़ी के धनुष बनाएंगे तो उसके आकार का बनता है, और तो उसको क्या बोलते हैं? घटता हुआ रहता है। घटता हुआ क्यों रहता है? क्योंकि यदि उपभोक्ता किसी एक वस्तु की इकाइयों में वृद्धि करेगा और सीमित आय को ध्यान में रखते हुए, तो दूसरी वस्तु की इकाइयों का उसको त्याग करना पड़ेगा, इसलिए घटता हुआ रहता है। तो सही आंसर क्या होगा? घटता हुआ। सेकंड वाला घटक प्रतिस्थापन ये हमने पढ़ा ही नहीं है। इसके बाद सीमांत उपयोगिता, इस कारण से ये धनुष के आकार का होता है, तो उसको नहीं लिखना है। आंसर क्या हो जाएगा? घटता हुआ। आगे चलते हैं, उत्पादक अपनी लागत को किस नियम के आधार पर न्यूनतम कर सकता है? तो जब सम सीमांत उपयोगिता नियम हमने पढ़ा और उसकी विशेषताएं जब हमने पढ़ी थी, तो हमने ये जाना था कि उत्पादक के क्षेत्र में या उत्पादन के क्षेत्र में सम सीमांत उपयोगिता नियम उत्पादक को क्या करता है? अपनी लागत कम करने का एक आधार देता है, एक क्रिया बताता है, जिसके आधार पर वह मतलब एक प्रणाली बताता है, सहयोग करता है उसको ये डिसाइड करने में कि वह किस प्रकार से निर्णय ले ताकि उसे जो लागत है वह कम आए और लाभ अधिकतम हो। तो किसके द्वारा होता है? ये सम सीमांत उपयोगिता के द्वारा। अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कि नहीं। मांग का नियम इसमें नहीं होगा। गोसेन का दूसरा नियम, गोसेन का दूसरा नियम, उपयोगिता ह्रास नियम और बचत से। तो यहाँ पर देखिए हमें कन्फ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा। किस प्रकार से कन्फ्यूजन हो रहा है? ये होना चाहिए गोसेन का दूसरा नियम। हमने क्या समझा? क्या है हमने? सम सीमांत उपयोगिता नियम। अब सम सीमांत उपयोगिता नियम को ही हम क्या कहते हैं? ये दूसरा प्रश्न जो हमने पढ़ा हुआ था, देखिए सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहते हैं गोसेन का दूसरा नियम। और यहाँ पर पूछ रहा है उत्पादक अपनी लागत को किस नियम के आधार पर न्यूनतम करता है, तो ये हम जानते हैं कि सम सीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर। और यहाँ पर सम सीमांत उपयोगिता नियम
का नाम नहीं दिया है, उसके स्थान पर क्या दे दिया, गोसेन का दूसरा नियम। तो आंसर क्या होगा, सेकंड वाला हमारा सही आंसर। फिर किस पर टिक करेंगे हम, गोसेन का दूसरा नियम, क्योंकि गोसेन का दूसरा नियम ही समसीमांत उपयोगिता नियम होता है। इसके बाद आगे चलते हैं लास्ट वाले पर। इसमें देखते हैं एजवर्थ की पुस्तक का नाम है। एजवर्थ की पुस्तक का नाम क्या है, जो हमने पढ़ा हुआ है। यहाँ भी एक प्रश्न था शायद जो हम देखते हैं, हाँ ये है, तटस्थ वक्रों का प्रयोग सर्वप्रथम 1881 में किया गया था, किसके द्वारा, एजवर्थ के द्वारा। तो एजवर्थ ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था मैथमेटिकल फिजिक्स। तो वो देखते हैं इसमें है कि नहीं। प्राथमिकता का क्रम ये नहीं है, ये उसमें दिया है, मतलब पुस्तक में उसकी व्याख्या की है प्राथमिकता क्रम की, लेकिन नाम नहीं था। मैथमेटिकल फिजिक्स ये इसका पुस्तक का नाम है, तो इसी को हमें टिक कर लेना है। इसके बाद दूसरे पर जाएंगे तो फिर हम कन्फ्यूजन पे हो जाएंगे। वैसे देखें क्या है, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो उनका कोई मतलब नहीं है। आंसर क्या हो गया हमारा, मैथमेटिकल फिजिक्स। ये एजवर्थ की पुस्तक का नाम है, जो 1881 में उन्होंने प्रकाशित की थी, और इसी पुस्तक में सबसे पहले इन्होंने तटस्थता रेखाओं का प्रयोग किया था। इसके बाद एलन और हिक्स ने उसको एक वैज्ञानिक रूप दिया और उसकी प्रसिद्धि का श्रेय उसको दिया जाता है, एलन और हिक्स को। तो ये हमारे जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे, जिन्हें आप MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं, तो ये कंप्लीट हो गए हैं। यही है अधिकतर जो पूछे जाते हैं, तो ये बहुत उपयोगी भी होते हैं। ये हमारी वार्षिक परीक्षा में तो पूछे ही जाते हैं, साथ साथ जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, किसी की भी आप ले लो, तो उनमें जो इकोनॉमिक्स का सेक्शन रहता है, इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इनमें से कोई सा भी आ सकता है, तो आप अभी से कंप्लीट करके रखेंगे, तैयारी करके रखेंगे, तो आगे आपको काम आएंगे। वार्षिक परीक्षा में भी काम आएंगे, और फिर बाद में जब आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी करेंगे तो उसमें भी काम आएंगे। तो एक बार फिर से रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ सभी को, और अब मिलेंगे हम रक्षाबंधन के बाद। तब तक के लिए जय हिंद।